वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज शनिवार 19 अक्टूबर बाज़ार तो बंद है, लेकिन दोस्तों कल आरबीआई के एक कमेंट ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है और इससे काफ़ी लोग पैनिक फील कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने बोला क्या है और इसका आउटकम रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि अक्टूबर महीने में एफआईएस ने कुछ ज़्यादा सेल ऑफ किया है। मतलब क्या, इस कोविड के अंतराल में दौरान में मार्च का वो महीना जहाँ पे दोस्तों निफ्टी कितना गिरा था, सेंसेक्स कितना गिरा था, मिड कैप स्मॉल कैप की धज्जियाँ उड़ी थी, वहाँ पे भी दोस्तों एफआईएस ने इंटायर मंथ में इतना सेल नहीं किया था जितना दोस्तों 15-18 दिन में ही एफआईएस के सेल ऑफ हमें देखने को मिल रही है। एक तो गैस वैसे ही सोशल मीडिया में एफआईएस क्यों माल बेच रहे हैं इसको लेके काफ़ी लोग एनालिसिस कर रहे हैं और इसको लेके मैंने वीडियो भी बनाया था। बट कल आरबीआई की हॉकिश कमेंट्री आने वाले कल में बाजार पे कितना इम्पैक्ट डाल सकती है ना, उसको गैस मैं आराम से इजी वर्ड्स में आप तक कन्वे करूंगा। कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा, लेकिन यस मुझे जो लगता है मैं अनबाइस्ड होकर हमेशा की तरह आप सबको बताऊंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। यहाँ गैस आरबीआई द्वारा एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली। आरबीआई ने साफ बोला, वी डोंट वांट टू जॉइन एनी पार्टी आरबीआई गवर्नर ऑन रेट कट बाय अदर सेंट्रल बैंक। आप सबको अच्छे से पता है दोस्तों, ईसीबी ने, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इस बार थर्ड रेट कट किया है। मतलब उनकी इकोनॉमी को ज़रूरत थी रेट कट की तो उन्होंने किया। जंबो साइज़ का रेट कट कहाँ हुआ दोस्तों? अमेरिकन बाज़ार में। यूएस फेड की बात की जाए, सारे लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट का ही रेट कट होगा, लेकिन यस उसके अतिरिक्त दोस्तों यूएस ने ना लिक्विडिटी का बाहर बौछार छोड़ा। अब रेट कट ज़रूरत क्यों होता है? जब इकोनॉमी कंडीशन ख़राब होती है, जब बाज़ार में एक स्टिमुलस की आवश्यकता होती है। चीन का बाज़ार आपने देखा कि एफआईएस को अट्रैक्ट कर रहा है, क्यों? तो चाइनीज़ बाज़ार में काफ़ी इकोनॉमिक कंडीशन कोलैप्स हो रही थी और उसको देखते हुए ना दोस्तों चाइनीज़ मार्केट ने स्टिमुलस प्रदान किया और इसीलिए दोस्तों बहुत सारे एफआईएस फट से उस कंट्री में ज़्यादा शुरू हो गए। अब दोस्तों कभी भी रेट कट होता है ना, इसको हमें या तो बहुत नेगेटिव या बहुत पॉजिटिव दोनों तौर पे नहीं लेना चाहिए। और अर्ली सेलिब्रेशन बहुत एविल चीज़ होती है। आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेट कट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कोविड में ना दोस्तों फेड ने पूरे वर्ल्ड को बचाया। अगर आपको लगता है कि फेड ने सिर्फ अमेरिका को बचाया, गलत दोस्तों। अगर फेड लिक्विडिटी नहीं छोड़ता, 0% इंटरेस्ट रेट में आपको लोन नहीं मिलता यूएस बाज़ार में, जिसको बोलते हैं कि मदर ऑफ ऑल इकोनॉमी, हम लोग दोस्तों सेकंड ग्रेट डिप्रेशन में पड़ जाते हैं। ये बात तो अलग है कि बहुत कंफर्टेबली आरबीआई ने भी और फेड ने भी बोल्ड डिसीजन लिए थे। लेकिन दोस्तों जहाँ पे दूसरे सेंट्रल बैंक ने रेट कट की पहल शुरू कर दी, 3 रेट कट दोस्तों ईसीबी ने कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों आरबीआई कमेंट करेगा कि हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, आने वाले कल में रेट कट हम लोग सोच विचार करेंगे। तो इसमें कितना चिंताजनक विषय है उसी को ही हम लोग थोड़ा सा डिस्कस ज़रूर करेंगे। पहले गैस आरबीआई गवर्नर ने साफ बोल दिया है कि अगर रेट कट की संभावना होती है तो वो करेंगे, लेकिन अभी के टाइम कोई स्पेकुलेशन वो नहीं करना चाहते हैं और कुछ कमेंट्री भी रेट कट को लेकर नहीं करना चाहते, बिकॉज गवर्नर साहब कुछ बोल देंगे बाजार उसको फटाक से डिस्काउंटिंग कर लेगा। और उन्होंने कैसे अभी साफ साफ बताया है कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी आउटकम आया वो उससे सहमत है और ऑफकोर्स रेट कट अभी के टाइम में बहुत बहुत प्री मैच्योर होगा। मतलब ऐसा चीज़ जिसको मैच्योरली से बोलना कि सही साबित हो वो बहुत जल्दीबाजी होगी। उन्होंने बताया है कि ये चीज़ भी काफ़ी रिस्की है, जहाँ पे अभी भी इंडिया का सीपीआई डेटा 5.5% के आसपास आपने देखा कि बहुत सारे वेजिटेबल के प्राइस अचानक से शूट हुए हैं दोस्तों। मैंने कहा इस बाज़ार में हाल फिलहाल ही विज़िट किया और जब मैंने प्याज खरीदा, टमाटर, आलू खरीदा, तब मुझे समझ में आया कि फिर से दोस्तों ग्राउंड रियलिटी में इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ा है। तो कौन कौन से मेजर कारण हैं जिसको गवर्नमेंट अभी भी काबू नहीं कर पा रही है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैलेंजिंग है। बिकॉज रेट कट नहीं होगा तो इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा सा और कोलैप्स हो सकता है और यही एक रीज़न मिलेगा। आपने देखा कि ऑटो सेल्स या फिर जितने भी फेस्टिव सीज़न है उसमें दोस्तों गिरावट हमें देखने को मिली। कंज्यूमर सेगमेंट से, एफएमसीजी से भी उतनी बड़ी पॉजिटिविटी हमें देखने को नहीं मिली। तो जी हाँ गैस, इन्फ्लेशन तो काबू हो रहा था, बट सडन हमें लास्ट मंथ के जो आंकड़े इस महीने में देखने को मिले ना, वो काफ़ी सरप्राइजिंग रहे हैं। तरफ से गैस साफ बयान हमें देखने को मिल रहा है कि जब तक वो टारगेट 4% के आसपास नहीं कर देते हैं, आप सबको अच्छे से पता है कि 4 से 6% के आसपास जो है ना, वो डायरेक्टली उन्होंने बोला भी है कि ये रडार तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल दो गैस 2 से 6 ही बोला जाता है, लेकिन यस 4 2 उनको कैसे भी लेके आना है।
आप सबको अच्छे से पता है कि यूएस फेड ने भी पहले यही बात बोली थी कि जब तक इन्फ्लेशन 2% नहीं आएगा हम लोग रेट कट नहीं करेंगे। और गैस इन्फ्लेशन 2.5% पे ही उन्होंने 25 की जगह 50 बेसिस पॉइंट कर दिया। तो कभी कभी इकोनॉमिक कंडीशन भी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना। अब ये बात अलग है दोस्तों कि यूएस में अब ना इलेक्शन का साल भी होने वाला है, महीना भी होने वाला है नवंबर में। आप सबको अच्छे से पता है कि उसके लिए भी कैसे राजनीति होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो साफ एलिगेशन लगाया है कि इधर पे जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट उनको फेवर करने के लिए फेड ने डिसीजन लिया। लेकिन व्हाट अबाउट ईसीबी, बिकॉज उन्होंने तो कैसे पिछले कुछ समय से लगातार रेट को कट किया है। अगर इसमें कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप देखें तो ईसीबी ने दोस्तों इसी साल थर्ड रेट कट किया है। और जिसकी वजह से कैसे जर्मनी का इंडेक्स सीएसई की बात की जाए या फिर फुटसी रसल की बात की जाए, सब में हमें अपने बॉटम से अच्छी रिकवरी दिखाई दी है। इसकी बात की जाए तो लाइफ टाइम हाई हमें देखने को मिल रहा है। मुझे कैसे अच्छे से याद है जब मैं 2022 में ना निफ्टी को, बैंक निफ्टी को या फिर ओवरऑल बाजार को, सिनेरियो को प्रकट करता था, उस समय रिसेशन का बहुत ही हल्ला था। और ऑफकोर्स कैसे उस समय इधर पे बहुत लोग कमेंट करते थे कि सर वर्ल्ड में महामंदी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपका स्टेटमेंट काफ़ी बुलिश है। मैं दोस्तों ऑप्टिमिस्टिक हूँ, वेरी बुलिश हमेशा रहना सही नहीं है। आप ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा, आने वाला कल आज से बेहतर है तो ही बाजार में आप टिक पाइएगा। अब उल्टे सीधे लेवल्स पे कैसे मैं बहुत ही अल्ट्रा बुलिश कमेंट्री कर दूँ और वहाँ पे लोग देख के पैसे लगा दें और फंस जाएँ, वो दोस्तों जिम्मेदार वो खुद होते हैं। आपको भी समझना पड़ेगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों सिखाया जाता है। आपको भी समझना पड़ेगा कि कहाँ पे बॉल को छोड़ना है और कहाँ पे बॉल को डक करना है और कहाँ बॉल को स्ट्रेट ड्राइव मारना है। अब हर एक बॉल को छक्का मारने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ सही नहीं है। बिकॉज आप स्टॉक को ट्रैक करें, उसको समझें, बट उनके भी एक लेवल्स होते हैं। तो जो 2022 में गए डर डर के रिसेशन का फियर पाल के निवेश किए, उनके पैसे बने। यहाँ पे तो गैस ऐसा माहौल था, लोगों को लगा था कि कोविड का लूट उठेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यस, वो जो इंजेक्शन होता है गैस की रेट कट, वो मिलने से बाजार संभला। तो जी है गैस, बाजार में वो तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। भारतीय बाजार में भी काफ़ी तेज़ी हुई, सबसे ज़्यादा तेज़ी दोस्तों भारतीय बाजार में हुई। बट पिछले एक आध महीने से कंडीशन काफ़ी चेंज हुई है। तो अगर आप देखें तो निफ्टी टॉप से 7-8% फॉल हुए हैं और ये कैसे कोई बड़ा फॉल नहीं है। रही बात डो की, डेक्स की, ये तो लाइफ टाइम के हाई पूछाई जा रहा है। लेकिन गैस एक समय जब ये सब इंडेक्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो हमारा प्यारा निफ्टी और ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी या फिर आप बोल सकते हैं हम सेंसेक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो ये सोचना गलत है दोस्तों कि हमेशा हमारा बाजार आउट परफॉर्म करेगा। कभी कभी कुछ चैलेंजेस आएंगे जहाँ पे ग्रोथ थोड़ा सा रुकेगा, कंसर्न पैदा होगा, डिनाइल फेस होगा। वहाँ पे गैस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है। तेज़ी में बहुत पैसा लगा देंगे तो वहाँ पे गैस रिस्क हमेशा इवॉल्व होता है। गैस ऑनगोइंग कंडीशन आपसे छुपा हुआ नहीं है कि चाइना ने अचानक से स्टिमुलस दे दिया। क्या लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर का जो फेथ है या फिर जो भी अमल में आत्मविश्वास है, क्या इस चीज़ को देख के टूट जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। एवरग्रांडे का जब कांड हुआ था ना, जब इकोनॉमिक कोलैप्स आया था चीन में दोस्तों, तब सारे पैसे भारत में आ रहे थे। कोशिश यही हो रही थी। इवन दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड अभी के टाइम बहुत ही रोबस्ट है, लेकिन इतना ज़्यादा माल दोस्तों, कोविड से ज़्यादा माल उन्होंने 18 दिन में ही बेच दिया। ये तो कैसे कोई भी परेशान हो जाएगा। आपने एवेंजर्स का मूवी देखा होगा जहाँ पे इन्फिनिटी वॉर में लास्ट में कैप्टन अमेरिका अकेला ही फाइट कर रहा था, बाद में उनको सपोर्ट मिला। तो मतलब वही है दोस्तों कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, आपको कैप्टन अमेरिका ऐसा बनना पड़ेगा। जहाँ पे कैसे बीच बीच में तो न्यूज़ आएगा, डिनाइल आएगा। ये भी हो सकता है कि भारतीय बाजार 6 महीना क्या साल भर पैसा ना बनाए, लेकिन अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए बाजार में आए हैं तो बाजार में दोस्तों FIAs आएंगे, उनको आना ही पड़ेगा। बट कब आएंगे, डेट टाइम नहीं पता। लेकिन भारत का बाजार दोस्तों जिस हिसाब से एक्सपेंसिव के संग ग्रोथ मोड पे भी है ना, वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि बाजार को गिराया जाए, क्योंकि उनको एंट्री खुद ही करनी है। अभी आप देख के चले कि आने वाले कल में आपको कैसा फील होता है। बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की जाए ना, वो किसी को देख के नहीं होता है, आपको अपनी इकोनॉमी देखना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि ये अगला इन्वेस्ट करेगा तो ही मैं इन्वेस्ट करूँगा, बने रहूँगा, अगला बेच देगा तो मैं भी बेच के निकल जाऊँगा, वो कैसे कॉपी हो गया। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो राकेश झुनझुनवाला सर, रामदेव सर, उन्होंने कैसे 1992, 2000 साल, 2008 सबको देखा, कोविड को देखा, तभी बड़े पैसे बनाए। अगर आप सोचेंगे कि आज एग्जिट करें, कल एंट्री करें, ये बाजार को टाइमिंग करना होता है। यस, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आप ज़रूर करते चलें, लेकिन लॉन्ग टर्म में कैसे आप सोचेंगे कि कंप्लीट पोर्टफोलियो एग्जिट, वो सही नहीं है। और इससे कैसे बहुत लोग ना बुलिश फेस का फ़ायदा नहीं उठा पाते। बात दोस्तों, चाइना ने स्टिमुलस दिया, ज़रूरत भी थी, बिकॉज इन्वेस्टर पुकार मार रहा था। अगर दोस्तों स्टिमुलस चाइना नहीं देता तो सारा का सारा जो फॉरेन फंड है ना, वो निकल ही जाता है। बिकॉज अगर आप देखें तो कोविड लो से भी गैस इंडेक्स नीचे की चल रहा था और यहाँ पे क्या स्टिमुलस की आवश्यकता थी। अब इस स्टिमुलस से भले ही रैली आ जाए तो क्या इकोनॉमिक कंडीशन बहुत तेज़ हो जाएगी? नहीं। अगर स्टिमुलस होता है तो उसका एक नेगेटिविटी भी होती है। आज स्टिमुलस दिया गया, फेड ने दिया,
आरबीआई ने दिया, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा? इन्फ्लेशन। तो गैस हर एक चीज़ का ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। जब तक तेज़ी है लोग तेज़ी मना ले, लेकिन यस हमें गैस अगर भारत पे भरोसा है ना, हमें अपने गवर्नर की बात सुननी चाहिए, उनके जीडीपी के आंकड़े, प्रोजेक्शन, और लॉन्ग टर्म में हम लोग कितना वेल्थ की कोशिश करते हैं, एक्सपेक्टेशन, उसको लेके ही चलना चाहिए। देखा गया दोस्तों तो 80,000 करोड़ ये कोई मामूली आंकड़े नहीं है, बिकॉज 2020 में कैसे आंकड़े ना 65,000 करोड़ थे, निफ्टी 40% गिरा था। आज इंटायर मंथ तो ख़त्म ही नहीं हुआ है, और इसमें कैसे आप लास्ट 2 दिन जोड़े ना 27 और 29 सितंबर, ये आंकड़े 90,000 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। अब इतना सेल ऑफ हुआ तो बाजार क्या थोड़ा नहीं गिरेगा? और मैं बस यही सोच रहा हूँ कि आज ये इतना सेल ऑफ कर रहे हैं, आने वाले कल में अगर इनका 20 से 50% के आसपास भी पैसे भारत बाजार में आ जाएं, 2 साल के बाद आए, 3 साल के बाद आए, तब तो गैस बाजार कहाँ रहने वाला है। कोविड के बाद दोस्तों इन्होंने मेगा बुल रन रैली इन्जॉय नहीं की, और इधर से दोस्तों अगर आप देखें इन्होंने भले ही कैश मार्केट में बहुत बड़ा माल बेचा, बट आईपीओ के रूट, प्रेफरेंशियल इशू के रूट में की बात की जाए, क्यूआईपी के थ्रू इन्होंने इन्वेस्ट भी किया है। तो भले दोस्तों सेकेंडरी मार्केट में, कैश मार्केट में बाई नहीं कर रहे हैं, बट आईपीओ थ्रू, प्रेफरेंशियल इशू थ्रू, या फिर आप बोल सकते हैं क्यूआईपी के थ्रू उनकी एंट्री हमें देखने को मिल रही है। तो दूसरा पार्ट ये भी देखें कि उनकी एंट्री दूसरे रूट से हो रही है, बट यस कैश मार्केट में डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे उनकी एंट्री दिखाई नहीं दे रही। बात दोस्तों डेटा जो कि 24,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, मतलब आप 4 महीना में दोस्तों एसआईपी के आंकड़े 1 लाख करोड़ थमा देंगे डीआईएस को। 4 महीना दोस्तों, अगर 24,000 करोड़ के आसपास है तो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ हुआ 4 मंथ्स में। अगर इतना पैसा एफआईएस के पास आ रहा है और 3-3 लाख करोड़ के आसपास एसआईपी आ रहा है, वो क्या करेंगे? बाजार को पैसा डालेंगे। लेकिन अब दोस्तों डीआईएस पे बाजार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं, बिकॉज डीआईएस अकेले ही बैटिंग कर रहे हैं, और बहुत ऐसे निवेशक हैं जो एफआईएस के आंकड़े को देख के बहुत ही हद तक डरे हुए हैं। लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर निफ्टी क्या बहुत ओवर वैल्यूड है? नहीं, 2022 में दोस्तों निफ्टी 19 के पी मल्टीपल में चल रहा था, कोविड में दोस्तों बिलो 19 का, 17-18 के आसपास, अभी 23 के आसपास, मतलब बॉटम से 20% के आसपास रिकवरी। तो इन सब में गैस 5%, 6% के आसपास फॉल मान के ही चलिए। निफ्टी कितना भागा उसको छोड़े, वैल्यूशन कितना भागा इसको आप देखें। ये बात अलग है कि ऑटो सेल्स ने, आईटी के रिपोर्ट कार्ड्स ने, रिलायंस ने और कोटक महिंद्रा के बैंक के नंबर्स ने इस बार बाजार के सेंटीमेंट को थोड़ा सा निराश किया है। लेकिन देखना बनता है कि एक क्वार्टर से गैस जजमेंट करना सही नहीं है, बिकॉज अभी भी गैस इंडिया का पॉलिसी बहुत ही रोबस्ट है, और आने वाले कल में गैस इंडिया का पॉलिसी इस हिसाब से रोबस्ट रहा, कंजम्पशन ह्यूज रहा, इनकम टैक्स में कुछ रिबेट इन फ्यूचर अगर मिलता है और रेट कट अगर आए नहीं तो कल अगर होता है, तो भारतीय बाजार को इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। ये बात दोस्तों बहुत सारे स्मॉल कैप बहुत ही ओवर वैल्यूड हो गए। मैंने क्या बताया दोस्तों कि हमेशा हर एक बाजार में पूरा स्टॉक ओवरवैल्यूड नहीं रहता है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, प्रिंस हो गए, हैप्पीएस्ट माइंड्स हो गए, स्मॉल कैप के 3 साल चला ही नहीं, तो उसमें क्या ही ओवर वैल्यूशन दोस्तों, उसमें तो प्राइस करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यस वही दोस्तों कॉन्ट्राबेट है, जो कंपनी ऑलरेडी साल 2 साल में 8-10 गुना पैसे बना के रखी है, वहाँ से कैसे पैसे निकलेंगे? आपने देखा रेलवे डिफेंस में काफ़ी हीट हो गई थी, टॉप से 40% मोर लेस सारे के सारे इंडेक्स के स्टॉक्स गिरे रेलवे डिफेंस में। ये कोई बड़ी बात नहीं है, और उन्हें ही दोस्तों जो रैली की थी ना, स्मॉल कैप का इंडेक्स भागा है, बट इसमें का 250 का स्मॉल कैप इंडेक्स में स्टॉक्स है ना, तो 250 ओवर वैल्यूड नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि उसमें कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग कौन सा रोल प्ले करता है। कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग क्या होती है कि इन्वेस्टमेंट ऐसा ट्रेंड के अगेंस्ट में चलना, मतलब दोस्तों हवा का दिशा से उल्टा चलना, जहाँ पे भीड़ अभी नहीं है, भीड़ बाद में आएगी, भीड़ गुड न्यूज़ के बाद आएगी, और ऑफ कोर्स तब वो प्राइस अनुकूल नहीं रहेगा। केमिकल, एनबीएफसी, कंज्यूमर सब दोस्तों अभी के टाइम लुढ़कते हुए देखने को मिल रहे हैं। पाइप, एडहेसिव, बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी थोड़ा सा कष्ट में है, पेंट वाली कंपनी कष्ट में, क्योंकि रेट कट हो ही नहीं रहा है। अब रेट कट होगा तो कष्ट का निवारण भी होगा, लेकिन तब दोस्तों जो भाव है ना वो अनुकूल नहीं मिलेगा। आपने देखा कि डिक्सन, एम्बर टेक्नोलॉजीज में, एम्बर इंडस्ट्रीज में हमारी कमेंट्री क्या रही, लेकिन उस समय काफ़ी हेडविंड्स थे। टेलविंड्स में गैस छोटा सा हवा का झोंका भी ना आपको बहुत दूर तक फेंकेगा, बट हेडविंड्स की बात की जाए, जितना भी आप स्ट्रांग हो जाए आपको तोड़ेगा ज़रूर। तो वॉरेन बफेट साहब की बात की जाए, कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग में वो किंग माने जाते हैं, और उनको वैल्यू से मतलब है, प्राइस डायरेक्शन से नहीं। अगर आपको वैल्यू से मतलब है तो अच्छी कंपनी को फाइंड करें और बने रहें। तो ये छोटी सी अपडेट है दोस्तों, मैंने अपना ओवरव्यू दे दिया कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो पॉकेट में करेक्शन लेके ही चलें, लेकिन यस लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिस्टिक भी रहे, लेकिन वेरी बुलिश, अल्ट्रा बुलिश, उल्टे सीधे प्राइस में अपना बने, बिकॉज मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ छोड़ी भी जाती है और बेची भी जाती है। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं फिर से कैसे डिस्क्लेमर के संग बोलना चाहूँगा, कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह मशवरा लेके ही काम करें। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।